चालबाज मासी रंजू बहन की बहू सृष्टि बहुत संस्कारी थी। दोनों सास बहू बड़े प्यार से रहती और मिलजुल कर घर का काम करती थी। पर ये बात कईयों को तो अच्छी लगती लेकिन कई लोगों को तो जलन का कारण बन गई थी। एक दिन सृष्टि से मिलने उसकी सहेली घर आती है। अरे सृष्टि, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ तो घर का सारा काम करते करते हालत ही खराब हो जाती है। अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। सृष्टि इस बात से हमेशा खुश रहती थी कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन एक दिन रंजू बहन की दूर की मौसी उसके साथ रहने आती है। अरे तू क्यों सारा दिन घर का काम करती है? बहू को बोला कर घर का काम किया करे। अरे है तो वो भी बेटी की तरह ही ना, और मिलजुल कर काम जल्दी हो जाता है। तू तो बड़ी सीधी है। देख कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है तेरी बहू। मेरी बहू होती तो इस वक्त मेरा पैर दबाती। क्या ये तेरे पैर दबाती है? पैर तो कभी नहीं दबाए इसने मेरे। ये सुनकर रंजना मौसी समझ जाती है कि उसने अपना काम कर दिया। अब जल्दी सास बहू में जंग होगी। मौसी मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। एक दिन रंजना मौसी सृष्टि से कहती है, तुम्हारे कान के झुमके तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। जरूर तुम्हारी सास ने दिए होंगे। नहीं मौसी, मेरी माँ ने दिए हैं। अच्छा, फिर तेरी सास मुझे क्यों कह रही थी कि ये झुमके उसने तुम्हें दिए हैं? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तुम्हारी सास ये भी कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तभी उस बेचारी को सारा दिन तुम्हारे साथ काम करने के लिए किचन में लगना पड़ता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मैंने तो खुद उन्हें खाना बनाना सिखाया है मौसी। रंजना मौसी वहां से चली जाती हैं। किचन में सृष्टि खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और वो कहती है, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, खाना तू ही बना ले। और वैसे भी मैंने सुना है कि मुझे खाना बनाना तो तूने सिखाया है। हाँ माँ जी, सुना तो आपने सही है। वैसे मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या बोलूं। दोनों सास बहू को झगड़ते देख बाहर खड़ी रंजना मौसी मुस्कुराने लगती है। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली। इन्हें कोई बताए सास कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही कभी बहू बेटी। शाम को रंजना मौसी सृष्टि को बुलाती है। अरे सृष्टि बेटा, जरा एक कप चाय तो दे दे। मौसी, चाय आप माँ जी से ही ले लीजिए, मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। वैसे भी मुझे कहाँ आता है चाय बनाना। तभी वहां रंजू आ जाती है। वो सृष्टि की बात सुन लेती है। हाँ बहू रानी, तुझे तो कुछ नहीं आता। रंजना, तो तू एक काम कर, तू ही चाय बना ले। और हाँ, सृष्टि को भी चाय दे देना। इसे क्या लगता है ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या हम चाय नहीं पिएंगे? अरे हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। रंजना मौसी थक कर उठती है। ठीक है रे रंजू दीदी, आप जैसा बोले। रंजना चाय बनाकर लाती है और सोफे पर बैठी सृष्टि और रंजू को चाय देती है। अच्छा, मैं थोड़ा मंदिर तक जा रही हूँ, रात में देर हो जाएगी आने में। रंजना देर रात घर आती है तो सृष्टि को आवाज लगाती है। अरे बहू रानी, कुछ खाने को तो दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया मौसी। वैसे भी आपकी बहन तो कहती है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। हे भगवान, अब यह फिर से ना शुरू हो जाए। तभी वहां रंजू आ जाती है। रंजू, आज खाना तुम ही बना लो, और हाँ, थोड़ा खाना सृष्टि को भी दे देना, ताकि इसे भी पता चले कि हमारे यहाँ खाने का स्वाद क्या होता है। रंजना बेचारी किचन में जाकर पूरे घर का खाना बनाती है। जब वो खाना बनाकर बाहर निकलती है तो सास बहू टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती हैं। लाओ रंजू, जल्दी खाना लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। सास बहू खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह
रंजू रंजना के कमरे में जाती है। अरे रंजू, अभी तक सो रही हो? जरा नाश्ता तो बना दो। तुम्हें तो पता है ना कि बहू आजकल किचन में पाँव भी नहीं रखती। पता नहीं किसने उसके कान भरे हैं। चलो अब उठो और नाश्ता बनाओ। और हाँ, सृष्टि को भी दे देना खाने के लिए। अरे उसे भी तो पता चले कि हमारे घर का नाश्ता कैसा होता है। मैं नीचे जा रही हूँ, जरा जल्दी वक्त पर आ जाना। हाँ। रंजना नीचे उतरती है और उसके हाथ में सूटकेस होता है। अरे रंजू, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी? अरे मौसी, बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता अभी तक नहीं बना। अरे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम सास बहू के चक्कर में मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो हम सास बहू को खाना कौन खिलाएगा? रंजना मौसी भागते हुए कहती है। अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो। मैंने तो गलती कर दी तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। रंजना मौसी के जाने के बाद रंजू सृष्टि से कहती है। बढ़िया आई थी हमारे बीच लड़ाई लगवाने वाली। अरे कौन कहता है कि सास माँ और बहू बेटी नहीं बन सकती? सही कह रही हैं माँ। अगर ऐसे भड़काने वाले लोगों से दूर रहा जाए तो हर सास माँ और हर बहू बेटी बन सकती है। ये बात सच है कि हम लोग एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस से हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित है और सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे डेली वेज वर्कर्स, जो देश के अलग अलग कोने से आते हैं रोजगार के लिए, ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। गिव इंडिया, एक्शन एड और हेलो लाया है मैं भी कोविड वॉरियर, एक इनिशिएटिव जिसमें हम सब साथ आए और कोविड-19 से लड़े। सो ज्वाइन द कॉज एंड सपोर्ट आवर डेली वेज वर्कर्स। जय हिंद। एक बार की बात है, रमा की 2 बहुएं थी, रश्मि और इंदु। एक को वो अपनी पसंद से लेके आई थी और दूसरी उसके खुद के बेटे ने पसंद की थी, जिसका नाम इंदु था। इंदु को उसकी सास पसंद नहीं करती थी और दूसरी बहू रश्मि को बहुत पसंद करती थी। रश्मि, इधर तो आओ, देखो तुम्हारे लिए मैंने कंगन बनवाए हैं। अरे वाह मम्मी जी, दिखाओ। ये देखो, सोने के हैं। ये क्या मम्मी जी, इतने पतले से? ये भी कोई कंगन है? हमारे मायके में तो ऐसे कंगन नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे तू चिंता क्यों करती है? अगली बार इससे भी महंगे कंगन बनवाऊंगी तेरे लिए। अभी के लिए तो रख ले बेटा। चलो ठीक है, आप कह रही हैं तो। मम्मी जी, मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई? हाँ, ये लो। इंदु बहुत खुशी खुशी बॉक्स खोलती है तो देखती है कि एकदम सिंपल सी लाल रंग की चूड़ियाँ होती है। इंदु सब कुछ देख रही होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर इससे इंदु की सास को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा उससे बुरा ही बर्ताव करती थी। इंदु, ये खाना कैसा बनाया है? क्या हुआ मम्मी जी? अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। नमक आपको मना है ना मम्मी जी, आपका बीपी बढ़ा हुआ था इसलिए। इंदु, तू मुझे मत सिखा, समझी? जैसा खाना सबके लिए बनता है वैसा ही खाना मेरे लिए भी बनाया कर। सासू माँ की डांट खाकर इंदु अपने कमरे में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर पावर है। चुटकी बजाती है और कमरा अपने आप साफ हो जाता है, पर घर के सारे काम वो अपने आप ही करती थी। सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब उसने बहू बनने के लिए सीख लिया था। इंदु, एक काम तुम ठीक से नहीं करती। अरे मैंने तुमसे कहा था कि पीली साड़ी प्रेस करके रखना और तुमने लाल वाली कर दी। सॉरी मम्मी जी, घर में इतना सारा काम होता है, मुझसे गलती हो गई। कितना काम होता है सब दिखता है मुझे। तो फिर आपको ये क्यों नहीं दिखता कि रश्मि दीदी तो कोई भी काम नहीं करती? उससे तुम अपनी बराबरी मत करो, समझी? क्यों मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। उसे मैं पसंद करके लाई थी और तुम। मैं क्या मम्मी जी, रुक क्यों गई? तभी वहां रश्मि आ जाती है।
तुम तो अनाथ थी, समझी? वो तो आकाश भैया पता नहीं कहाँ से तुम्हें पसंद करके लाए और हमारे ऊपर थोप दिया। इंदु को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में अचानक उसकी माँ की रूह उसके सामने आ जाती है। इंदु, उठो बेटा। माँ, ये लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम आकाश से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो इंसानों की दुनिया में रह रही हो। मैं तो तुमसे हमेशा से कहती आई हूं कि चलो यहाँ से अपनी दुनिया में। हाँ माँ, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चलो मेरे साथ वापस हमारी अपनी दुनिया में इंदु। हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। तुमने सच में मन बना लिया है ना बेटा? हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इंदु अपनी माँ के साथ वापस जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ बुरा होने का एहसास होता है। 1 मिनट माँ, मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। इंदु भागते भागते बाहर आती है तो देखती है कि सासू माँ सीढ़ियों से उतर रही होती है और उनका पैर फिसलने ही वाला होता है। तभी इंदु बहुत तेज भागती है और आके सासू माँ को बचा लेती है, पर इसमें इंदु को चोट लग जाती है। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई मम्मी जी? इंदु की ये बात सुनकर सासू माँ को एहसास होता है कि इंदु कितनी अच्छी है और उनका कितना ख्याल रखती है। खुद जख्मी होते हुए भी वो सास की परवाह कर रही है। बेटा, चोट तो तुझे आ गई और तू अभी भी मेरी परवाह कर रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर तू न होती तो न जाने क्या होता। नहीं नहीं मम्मी जी, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं मम्मी जी, प्लीज आप इस तरह माफी मत मांगिए। इंदु, इधर तो आओ बहू। जी मम्मी जी। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है मम्मी जी? इंदु बॉक्स खोलती है तो उसमें सोने के कंगन होते हैं। मेरी फेवरेट बहू के लिए एक तोहफा। इंदु खुश हो जाती है और अपनी सास के गले लग जाती है। थैंक यू मम्मी जी। चालबाज मासी रंजू बहन की बहू सृष्टि बहुत संस्कारी थी। दोनों सास बहू बड़े प्यार से रहती और मिलजुल कर घर का काम करती थी। पर ये बात कईयों को तो अच्छी लगती, लेकिन कई लोगों को तो जलन का कारण बन गई थी। एक दिन सृष्टि से मिलने उसकी सहेली घर आती है। अरे सृष्टि, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ तो घर का सारा काम करते करते हालत ही खराब हो जाती है। अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। सृष्टि इस बात से हमेशा खुश रहती थी कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन एक दिन रंजू बहन की दूर की मौसी उसके साथ रहने आती है। अरे तू क्यों सारा दिन घर का काम करती है? बहू को बोला कर घर का काम किया करे। अरे है तो वो भी बेटी की तरह ही ना, और मिलजुल कर काम जल्दी हो जाता है। तू तो बड़ी सीधी है। देख कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है तेरी बहू। मेरी बहू होती तो इस वक्त मेरा पैर दबाती। क्या ये तेरे पैर दबाती है? पैर तो कभी नहीं दबाए इसने मेरे। ये सुनकर रंजना मौसी समझ जाती है कि उसने अपना काम कर दिया। अब जल्दी सास बहू में जंग होगी। मौसी मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। एक दिन रंजना मौसी सृष्टि से कहती है, तुम्हारे कान के झुमके तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। जरूर तुम्हारी सास ने दिए होंगे। नहीं नहीं मौसी, मेरी माँ ने दिए हैं। अच्छा, फिर तेरी सास मुझे क्यों कह रही थी कि ये झुमके उसने तुम्हें दिए हैं? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तुम्हारी सास ये भी कह रही थी
कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तभी उस बेचारी को सारा दिन तुम्हारे साथ काम करने के लिए किचन में लगना पड़ता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मैंने तो खुद उन्हें खाना बनाना सिखाया है मौसी। रंजना मौसी वहां से चली जाती हैं। किचन में सृष्टि खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और वो कहती है, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, खाना तू ही बना ले। और वैसे भी मैंने सुना है कि मुझे खाना बनाना तो तूने सिखाया है। हाँ माँ जी, सुना तो आपने सही है। वैसे मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या बोलूं। दोनों सास बहू को झगड़ते देख बाहर खड़ी रंजना मौसी मुस्कुराने लगती है। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली, इन्हें कोई बताए सास कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही कभी बहू बेटी। शाम को रंजना मौसी सृष्टि को बुलाती है। अरे सृष्टि बेटा, जरा एक कप चाय तो दे दे। मौसी, चाय आप माँ जी से ही ले लीजिए, मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। वैसे भी मुझे कहाँ आता है चाय बनाना। तभी वहां रंजू आ जाती है। वो सृष्टि की बात सुन लेती है। हाँ हाँ बहू रानी, तुझे तो कुछ नहीं आता। रंजना, तो तू एक काम कर, तू ही चाय बना ले। और हाँ, सृष्टि को भी चाय दे देना। इसे क्या लगता है, ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या हम चाय नहीं पिएंगे? अरे हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। रंजना मौसी थक कर उठती है। ठीक है रे रंजू दीदी, आप जैसा बोले। रंजना चाय बनाकर लाती है और सोफे पर बैठी सृष्टि और रंजू को चाय देती है। अच्छा, मैं थोड़ा मंदिर तक जा रही हूँ, रात में देर हो जाएगी आने में। रंजना देर रात घर आती है तो सृष्टि को आवाज लगाती है। अरे बहू रानी, कुछ खाने को तो दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया मौसी। वैसे भी आपकी बहन तो कहती है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। हे भगवान, अब यह फिर से ना शुरू हो जाए। तभी वहां रंजू आ जाती है। रंजू, आज खाना तुम ही बना लो। और हाँ, थोड़ा खाना सृष्टि को भी दे देना, ताकि इसे भी पता चले कि हमारे यहाँ खाने का स्वाद क्या होता है। रंजना बेचारी किचन में जाकर पूरे घर का खाना बनाती है। जब वो खाना बनाकर बाहर निकलती है तो सास बहू टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती हैं। लाओ लाओ रंजू, जल्दी खाना लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। सास बहू खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रंजू रंजना के कमरे में जाती है। अरे रंजू, अभी तक सो रही हो? जरा नाश्ता तो बना दो। तुम्हें तो पता है ना कि बहू आजकल किचन में पाँव भी नहीं रखती। पता नहीं किसने उसके कान भरे हैं। चलो अब उठो और नाश्ता बनाओ। और हाँ, सृष्टि को भी दे देना खाने के लिए। अरे उसे भी तो पता चले कि हमारे घर का नाश्ता कैसा होता है। मैं नीचे जा रही हूँ, जरा जल्दी वक्त पर आ जाना। हाँ। रंजना नीचे उतरती है और उसके हाथ में सूटकेस होता है। अरे रंजू, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी? अरे मौसी, बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता अभी तक नहीं बना। अरे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम सास बहू के चक्कर में मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो हम सास बहू को खाना कौन खिलाएगा? रंजना मौसी भागते हुए कहती है। अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो, मैंने तो गलती कर दी तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। रंजना मौसी के जाने के बाद रंजू सृष्टि से कहती है। बढ़िया आई थी हमारे बीच लड़ाई लगवाने वाली। अरे कौन कहता है कि सास माँ और बहू बेटी नहीं बन सकती? सही कह रही हैं माँ, अगर ऐसे भड़काने वाले लोगों से दूर रहा जाए तो हर सास माँ और हर बहू बेटी बन सकती है। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है
एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। हे भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ, हाँ कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज नौकर काम करेंगे और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है।
विकी दरवाजा पटक कर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी। बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है। बहू बनी ड्राइवर। मंजित की शादी रोहन से होती है। रोहन को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन, अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा ना बोल, तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है, अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मनहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। मेरा एक ही बेटा है और वो भी माँ जी, आप चिंता न करें, जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूंगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। अगले दिन मंजीत खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले। कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है? माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं, जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना?
हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा। मंजित मामा से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है और एक दिन, माँ जी, पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास खुश नहीं होती है। वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी मंजित उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मंजित शांत हो जाती है। अगले दिन सास मंजित के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं, इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दे आ। जितने पैसे हो ले आ, डॉक्टर को आज ही देने हैं। मंजित अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी, सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है, बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी ज़मीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे, बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जरिया भी नहीं रहा जहां से उन लोगों को कमाई हो। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी, खेत तो बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी में काम कर लूँगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। ये कहकर मंजित काम करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी ये 4 गुना ज़्यादा मिलेंगे और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे, तू तो मेरी बहू नहीं, बेटा है बेटा। ज़रूर जा बेटा। और हाँ, तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है। उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई ज़रूरत नहीं। मंजित मन लगाकर काम करना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो खुद का एम्बुलेंस भी खरीद लेती है और अब तो उसका पति भी ठीक हो जाता है और सब पहले से भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसा बाप नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब। एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ। तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब।
अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तो अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहाँ से आया है। और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है, मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा। और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी। स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ, जरा लाकर तो देना। हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई। जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी? संध्या, तू? पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है।
रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं, मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूँ। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तू फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है।